और मेरे बच्चों कैसे हो। अब हम आगे अपने न्यूक्लियस का जो नेक्स्ट सेक्शन है आगे शुरू करते हैं। आगे लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। और आज जो हम टॉपिक करेंगे वो एक छोटा टॉपिक है और दो टॉपिक करेंगे आज हम। एक हम करेंगे, समझेंगे न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, सुने पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ किया था हल्का सा पहले के लेक्चर्स में न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। और दूसरा हम करेंगे, एक समझेंगे न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बारे में। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी ये क्या वाला है। तो आज हम दो चीजों को समझेंगे, न्यूक्लियर फोर्स एंड न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। तो आज थोड़ा शुरू कर देते हैं। पहले न्यूक्लियर फोर्स देखते हैं क्या होता है। देखो, मैंने आपको बताया था या हमने पहले समझा था कि जो एटम का न्यूक्लियस होता है ये बहुत ही एक टाइनी एलिमेंट होता है, उसका बहुत ही छोटा सा पार्ट होता है। और उस छोटे से पार्ट के अंदर इतने सारे दुश्मन रहते हैं। दुश्मन का मतलब इतने सारे प्रोटॉन रहते हैं। अब भाई बात है कि अगर एक ही कमरे में ऐसे लोगों को रख दिया जाए जो आपस में जानी दुश्मन है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेंगे। अब गड़बड़ क्या करेंगे, जो चाहेंगे भाई मैं ही रहूं इसमें, बाकी निकले यहां से, मैं ही रहूं इसमें, बाकी निकले यहां से। यानी कि होता क्या है कि ये जो न्यूक्लियर के अंदर जो न्यूक्लियर एलिमेंट होते हैं, कौन से, प्रोटॉन्स होते हैं, क्योंकि उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और एवरेज डिस्टेंस जो होता होगा प्रोटॉन्स के बीच में वो तो इतना कम होता होगा कि आप इमेजिन करो। और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भाई साहब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। और दो प्रोटॉन के बीच का चार्ज कितना होता होगा, बहुत कम, इतना कम कि उनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स होगा इतना ज्यादा होगा कि वो बिल्कुल न्यूक्लियस को फाड़ के निकल जाएंगे या निकलने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं होता है ना। कुछ ही एटम्स के न्यूक्लियस होते हैं जो टूटते हैं। जो एलिमेंट, खास तौर से अगर हम 83 के बाद देखें, जो हैवी, जिनका एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा है, यानी कि जो थोड़ा हैवी, जिनका न्यूक्लियस थोड़ा हैवी होता है, तो हैवी होता है तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे ताकत लगाते होंगे, तो उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता होगा। तो ये एलिमेंट्स ही थोड़े अनस्टेबल होते हैं, बाकी लगभग तो स्टेबल ही होते हैं, या थोड़े 20 से कम वाले होते हैं वो थोड़े अनस्टेबल होते हैं। तो बीच के जो इतने सारे हैं उनके जो न्यूक्लियस है वो तो हाईली स्टेबल होते हैं। अब बात आती है कि जब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है न्यूक्लियॉन्स के बीच में, प्रोटॉन्स के बीच में, तो फिर ये उतने छोटे से न्यूक्लियस के अंदर रहते कैसे हैं। तो यहां से एक नए कंसेप्ट का एक नए फोर्स का कंसेप्ट डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स, जिसको हम थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लियर फोर्स नाम से पता लग रहा है, फोर्स दैट एक्ट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर ये जो फोर्स लगता है इसको हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। तो अगर हम न्यूक्लियर फोर्स को डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स। अगर बोले कि भाई न्यूक्लियर फोर्स को कैसे डिफाइन करोगे, तो कैसे लिखोगे, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। न्यूक्लियर फोर्स का मतलब है द फोर्स, द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स which hold the nucleons together in the nucleus of atom is called
न्यूक्लियर फोर्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। अब स्ट्रॉन्गेस्ट भाई इसलिए बोला है क्योंकि अब तक ऐसा फोर्स नहीं पता जो इससे भी ज्यादा स्ट्रांग हो। इससे पहले कौन सा फोर्स मानते थे स्ट्रॉन्गेस्ट है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, लेकिन वो तो इसका भी क्या बताया था मैंने, दादाजी है। जो न्यूक्लियर फोर्स है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से लगभग 100 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर है। 100 टाइम्स, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को न्यूक्लियर फोर्स के बराबर जाने के लिए 100 जन्म लेने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर के ये न्यूक्लियर फोर्स के बराबर या जैसा हो पाएगा। हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम तो मानेंगे कि सबसे ज्यादा अगर कोई पावरफुल फोर्स है तो वो न्यूक्लियर फोर्स है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और कितना है, लगभग 100 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्ग है। अब इसकी एक खास बात होती है देखो न्यूक्लियर फोर्स की, कि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है ये 2 प्रोटॉन के बीच में भी लगता है, 2 न्यूट्रॉन के भी बीच में लगता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, ये सबके बीच लग सकता है। तो अगर ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच लग रहा है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच लग रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लग रहा है और अट्रैक्टिव है, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता होगा। तो फिर ये लगता कैसे भाई, इसका कॉज क्या है, ये किस तरीके से एक्ट करता होगा। अब एक चीज देखो, जब हमने बोर मॉडल ऑफ एटम पढ़ा था, उसकी भी लिमिटेशन थी कि वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए एप्लीकेबल था, कॉम्प्लेक्स एटम में वो भी फेल। तो जब हम एटम को सही से डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे अब तक कंप्लीटली, तो न्यूक्लियर की जो चीजें हो रही है न्यूक्लियस के अंदर, उसको 100% श्योरिटी से कैसे कह सकते हैं। लेकिन फिर भी जो न्यूक्लियर फोर्स है उसका क्या ओरिजिन है, एक साइंटिस्ट थे युकावा, जो एक साइंटिस्ट नाम बताया मैंने आपको, युकावा। तो इनकी जो थियरी थी युकावा, ये आए थे 1936 में, और ये जापानीज थे। वैसे जापानीज लोग साइंटिस्ट कम होते हैं क्योंकि ये थोड़े टेक्निकल ज्यादा होते हैं भाई साहब, ये मेहनती बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये इन सब चीजों में बिलीव नहीं करते ज्यादा कि डिस्कवरी करो आप, जो है 2-2 साल 3-3 साल 4-4 साल 5-5 साल 6-6 साल 10-10 साल लगे रहो एक ही काम में। इनको तो तुरंत चाहिए काम। टेक्निकल होते हैं, एक से एक आपको इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, सब जापान ब्रांड का होता है, फेमस होता है। लेकिन ये युकावा थे, इनका रुझान थोड़ा अलग था। अब इन्होंने थोड़ी सी, जापानीज थे तो थोड़ा इन्होंने डिस्कवरी करी, खोज करी कि न्यूक्लियस के ऊपर थोड़ा सा इन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेट किया, और उन्होंने एक थियरी दी जो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लगता है कि न्यूक्लियर फोर्स उसी की वजह से हो। और उन्होंने क्या कहा कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो हम समझते हैं ना कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ये हमारा भ्रम है भाई साहब। न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक ही चीज जैसा है, बस एक चीज में उनका डिफरेंस है, चार्ज में। और उन्होंने ये कहा कि न्यूक्लियस के अंदर एक और एलिमेंट्री पार्टिकल उन्होंने नाम दिया, बताया होता है, और उसको उन्होंने कहा पाइमेसन्स। यानी न्यूक्लियस के अंदर एक और एलिमेंट्री पार्टिकल है, न्यूक्लियर पार्टिकल है, पाइमेसन्स। और जो पाइमेसन्स होते हैं ये न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियर पार्टिकल्स होते हैं, कौन कौन से न्यूक्लियॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इनके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। मान लो मैंने ये लिया एक प्रोटॉन, और जो पाइमेसन्स होंगे ये प्रोटॉन के सरफेस पे होंगे। ऐसे ही न्यूट्रॉन, तो ये जो पाइमेसन्स होंगे वो न्यूट्रॉन के सरफेस पे होंगे। और अगर हम देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में चार्ज का ही तो डिफरेंस है, बाकी चीजें तो लगभग आइडेंटिकल है, मास भी सेम है लगभग। इन्होंने ये कहा कि अगर अंदर ये जो, अगर आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर जाओगे ना, तो ये आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं किसके अंदर हूं। यानी दोनों का जो इंटरनल पार्ट है वो लगभग सेम है। ये बड़ी मुश्किल वाली बात है भाई, इंटरनल चीज दोनों की सेम है, तो फिर ये दोनों अलग अलग क्यों है। उन्होंने कहा कि ये अलग अलग इसीलिए है क्योंकि जो पाइमेसन्स होते हैं ना, ये 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के?
तीन तरह के पाई मिशंस उन्होंने बताए। एक होता है न्यूट्रल पाई मिशन, एक होता है पॉजिटिव पाई मिशंस, एक होता है नेगेटिव पाई मिशंस। ये तीन तरह के पाई मिशंस होते हैं और ये पाई मिशंस इनके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। समझ में आई बात? तो ये जो पॉजिटिव पाई मिशन है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव पाई मिशन होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि इन पर पॉजिटिव पाई मिशन ज्यादा होते होंगे, या होते हैं नेगेटिव भी होंगे, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा कम होंगे। न्यूट्रल भी होंगे लेकिन कम होंगे। ज्यादातर कौन होगा? पॉजिटिव पाई मिशन होगा। अंदर में सेम चीज है, बाहर ये होते हैं सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं होता, इसका मतलब इस पे जितने पॉजिटिव होते हैं उतने ही इस पर नेगेटिव होते हैं। दोनों क्या होते हैं? इक्वल अमाउंट में होते हैं, और कहीं कहीं न्यूट्रल भी होते होंगे। इनके होने से कोई चार्ज पर थोड़ी फर्क पड़ता है, तो होते होंगे ये भी। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव पाई मिशंस इक्वल अमाउंट में चार्ज को कंट्रीब्यूट करते हैं, इसीलिए इस पर नेट चार्ज 0 होता है। लेकिन दोनों का कोर एक जैसा होता है, ये आप मान के चलो, ये युकावा ने कहा। अब भाई उसके बाद आपके ठीक है जी, होते हैं, अब होते हैं, चलो ठीक है, हमने मान लिया होते हैं। इससे न्यूक्लियर फोर्स क्या हुआ? न्यूक्लियर फोर्स से इसका क्या लेना देना? उन्होंने कहा भाई साहब आपको एक चीज पता है, ये जो पाई मिशंस होते हैं ये शांत रह ही नहीं सकते, इतने शरारती होते हैं ये, शांत रहने का इनका मतलब ही नहीं है। और ये करते क्या है पता है? ये पाई मिशंस जंप करते रहते हैं, कभी यहां से यहां, कभी यहां से यहां, कभी यहां से यहां, कभी यहां से यहां। ये तो कूदते फिरते रहते हैं, और कूदते फिरते रहते हैं इनके बीच ही नहीं, ये कूदते फिरते रहते हैं, एक न्यूट्रॉन है और दूसरा न्यूट्रॉन है, उनके बीच भी कूदते फिरते रहते हैं भाई साहब। ये ऐसे करते रहते हैं। प्रोटॉन प्रोटॉन्स के बीच में भी कूदते फिरते रहते हैं, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन के बीच में भी कूदते फिरते रहते हैं। और इनके कूदने फिरने से क्या होता होगा पता है आपको? कि जैसे ये मान लो है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे पॉजिटिव पाई और नेगेटिव पाई मिशंस लगभग सेम है, सेम होंगे, लगभग क्या सेम ही होंगे। अगर इसने मान लो न्यूट्रॉन ने क्या करा, पॉजिटिव पाई मिशंस ले लिए, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ जाएगा क्या? कि न्यूट्रॉन की जगह प्रोटॉन नहीं बन जाएगा क्या? बन जाएगा ना भाई साहब। ये दोनों के दोनों भाई साहब बहरूबिया होते हैं, बहरूबिया होते हैं, अपना रूप बदलते रहते हैं। हम पुराने के रामायण में महाभारत में देखते थे क्या, कि राक्षस रूप बदलते हैं, रावण रूप बदलता था अपना, यही तो रावण है, बदल रहा है अपना रूप। ये कभी इसमें जा रहा है, कभी इसमें जा रहा है, कभी इसमें जा रहा है, कभी इसमें जा रहा है। भाई साहब ये तो अपना रूप बदलते हैं। नहीं, जिसको मैं बोलूं प्रोटॉन है, प्रोटॉन नहीं न्यूट्रॉन। क्यों? जितनी देर मैंने बोला प्रोटॉन, इसने पॉजिटिव पाई मिशन दे दिया, न्यूट्रॉन बन गया। न्यूट्रॉन ना प्रोटॉन, क्यों? जितनी देर में मैं न्यूट्रॉन को देख रहा था, मैं पॉजिटिव पाई मिशन आ गया, प्रोटॉन बदल गया। तो भाई साहब ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये एक्सचेंज होते रहते हैं, ये याद रखना इस चीज को। कभी भी ये एक जैसे नहीं होते, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये सब बदलता रहता है। और ये जो युकावा ने कहा, ये जो एक्सचेंज होता है ना पाई मिशंस का, जो पाई मिशंस का एक्सचेंज होता है, यही न्यूक्लियर फोर्स क्रिएट करता है। समझ में आया क्या कहा युकावा ने? कि ये जो पाई मिशंस होते हैं, जो एक्सचेंज होते रहते हैं बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यही जो होते हैं ये न्यूक्लियर फोर्स क्रिएट करते हैं। तो न्यूक्लियर फोर्स इज ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ पाई मिशंस। इसीलिए हम न्यूक्लियर फोर्स को कभी कभी एक्सचेंज फोर्स भी कह देते हैं। एक्सचेंज फोर्स, एक्सचेंज फोर्स कह देते हैं। क्यों? व्हाई द न्यूक्लियर फोर्सेस आर कॉल्ड एक्सचेंज फोर्स? क्योंकि ये पाई मिशंस के एक्सचेंज से डेवलप होते हैं, दैट इज व्हाई एक्सचेंज फोर्स कहते हैं। तो ये जो बेसिक कॉज होता है, ये न्यूक्लियर फोर्स का बेसिक कॉज है। तो युकावा ने कहा क्या कहा कि न्यूक्लियर फोर्स इज ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ पाई मिशंस जो होते हैं ये एक्सचेंज करते हैं
ये न्यूक्लियर फोर्स का कारण होता है। और इन्होंने ये भी कहा कि जो एक्सचेंज होते रहते हैं और ये न्यूक्लियर फोर्स को क्रिएट करते रहते हैं, जिससे प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में ये बदलते रहते हैं, और इसीलिए इनको हम कभी कभी एक्सचेंज फोर्स भी कहते हैं। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सचेंज फोर्स। ये युकावा का थ्योरी था 1936 में। और अगर आप इसको थोड़ा आगे मैं थोड़ा सा और एलिब्रेट करूं उसको, तो क्या दिखेगा, क्या बताऊं उसमें, कि न्यूट्रॉन बदल गया प्रोटॉन। क्या पॉजिटिव पाई मिशन निकाल दिया भाई साहब इसने। प्रोटॉन पॉजिटिव निगेटिव पाई मिशन लेकर के न्यूट्रॉन बन गया। न्यूट्रॉन हो गया प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन गया। कैसे? पॉजिटिव पाई मिशंस को निकाल करके, है ना। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल गया, सॉरी तो उल्टा हो जाएगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में ही नेगेटिव पाई मिशन को निकाल करके प्रोटॉन नेगेटिव पाई मिशंस को लेकर के न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है यदि वो क्या करे, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव पाई मिशंस को निकाल दे, तभी तो उस पर एक्स्ट्रा चार्ज आएगा। तो इस तरीके से ये प्रोटॉन में ही रहता है। प्रोटॉन प्रोपीडस कर देता हूं, मास में थोड़ा सा चेंज आता होगा। ये अगर ये न्यूट्रल पाई मिशंस ले या दे दे, और ऐसे ही न्यूट्रॉन में ही रहेगा, बस थोड़ा मास में चेंज आ जाएगा हल्का सा, जो कि न्यूट्रल पाई मिशंस के लेने या देने से डेवलप होगा। तो ये जो, और भी क्वेश्चन बना सकते हो ऐसे ही। तो ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक्सचेंज ऑफ पाई मिशंस से इनके ये जो है रूप बदलते रहते हैं, और यही जो है न्यूक्लियर फोर्स का कॉज होता है, ये युकावा ने बताया। अब उसके बाद ये चीजें हैं कि जो न्यूक्लियर फोर्स है ये कौन कौन सी चीजों पर डिपेंड करता है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं न्यूक्लियर फोर्स की, मैं याद कर लेना इसको। और प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स कौन कौन सी हैं, जैसे पहला तो बता ही दिया कि न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। न्यूक्लियर फोर्स पहले तो डेफिनेशन लिख दी आपकी, उसके बाद हम कह सकते हैं जो न्यूक्लियर फोर्स है क्या होता है, इट एक्ट बिटवीन अ पेयर ऑफ protons, pair of neutrons and a pair of protons and neutrons with same strength, अलग सेम ताकत से सबके बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबके बीच में लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। तभी तो प्रोटॉन के बीच में लगता है, न्यूट्रॉन के बीच में लगता है विद द सेम स्ट्रेंथ। न्यूक्लियस के अंदर अट्रैक्टिव होता है, या एक को पहले लिखते हो, ये अट्रैक्टिव इनसाइड द न्यूक्लियस, अट्रैक्टिव इनसाइड न्यूक्लियस के अंदर ये अट्रैक्टिव होता है। और ये कह सकते हैं कि अट्रैक्टिव होता है। उसके बाद ये कह सकते हैं हम, दूसरा नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बुला सकते हैं इसमें, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, नेचर में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। मैंने बताया 100 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, 100 टाइम्स मोर, उसका दादाजी है। तो ये जो है ये हो गया। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, मैं इसको हटा रहा हूं, उसको मिटा रहा हूं, तो आप पॉज करके और अपना नोट करते रहना इन सब चीजों को। आगे इसमें है, देखो नेक्स्ट है कि ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। शॉर्ट रेंज फोर्स
देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है, या डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन ये जो फोर्स है ना, ये डिस्टेंस के लगभग 7th पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बिटवीन द न्यूक्लियस। तो अगर थोड़ा सा भी डिस्टेंस चेंज होगा तो सोचो उसका 7 टाइम्स कितना होगा, और इनवर्स करेंगे तो कितना छोटा नंबर आ जाएगा। तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स है बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स है, यानी कि ये मान लो कि लगभग 10 फर्मी FM लिख दिया मैंने, 10 फर्मी और 1 फर्मी कितना होता है 10⁻⁻15 मीटर, और 10 फर्मी का मतलब हो गया लगभग कितना 10⁻⁻14 मीटर, है ना। तो कह रहा है कि अगर ये न्यूक्लियर फोर्स अगर इससे कम डिस्टेंस है पे होते हैं तो न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, खत्म हो जाएगा कहानी इसकी। और ये लगभग आपको पता है ना, ये लगभग इतना ही न्यूक्लियस का साइज भी होता है। तो जब तक न्यूक्लियस के अंदर है तब तक लग रहा है, थोड़ा सा भी सरफेस के पास चला गया न्यूक्लियन बाहर निकल गया, बचाना मुश्किल है उसको, ध्यान रखना इस चीज को। थोड़ा सा भी गया और दरवाजे के पास गया, दरवाजे के बाहर कौन बैठा, शैतान पकड़ के खींच लेगा उसको झट से, वही काम है इसका। जो न्यूक्लियर फोर्स है ये शॉर्ट रेंज फोर्स है और इससे कम डिस्टेंस पर ही लगभग लगता है, एक्ट करता है। समझ में आ गया। तो ये था, ये बताया कि न्यूक्लियर फोर्स जो है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खास बात है शॉर्ट रेंज फोर्स है। ठीक है। अब एक में यहां पर देखो क्या होता है कि जो न्यूक्लियर फोर्स क्योंकि डिस्टेंस के साथ मैंने बताया वेरी करता है, तो ये ग्राफ एक बना रहा हूं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, और ये है वेरिएशन ऑफ न्यूक्लियर फोर्स विद डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके साथ कैसे वेरी करेगा। तो उसके लिए मैं एक आपको यहां पर ग्राफ बना के दिखा रहा हूं, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, इसको याद करेंगे, इसका शेप समझेंगे अच्छे से। ये मैं न्यूक्लियर फोर्स लेता हूं और ये लेता हूं मैं डिस्टेंस, और न्यूक्लियर फोर्स में क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्स में जब इस ग्राफ को हम बनाएंगे ना, तो मैं एक यहां पहले डॉटेड लाइन बनाता हूं, देखो ऐसे क्यों बनाता हूं अभी समझ में आएगा आपको। और ये डिस्टेंस मैं कर देता हूं 0.8 फर्मी 0.8 फर्मी। और 0.8 फर्मी पे क्या होगा देखो, 0.8 फर्मी पे ग्राफ जब बनाएंगे ना, तो ये ग्राफ लगभग, अच्छा इसमें और पॉइंट में इंटरवल ले लो उसका, ये इंटरवल आपका लगभग ले लेते हैं भाई यहाँ तो हो गया 1 हो गया, इसके बाद 1 फर्मी ऐसे ही, लेकिन बहुत दूर ले लिया तो ये इतना ग्राफ बन नहीं पाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पास में ले लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ ऐसा, ये 1 फर्मी हो गया यहाँ, ये लगभग 0.8 फर्मी हो गया, और ये ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये न्यूक्लियर फोर्स है। अब इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं ना, तो इस ग्राफ में पता है कैसा आएगा शेप, ये इस तरह से आएगा, ये यहाँ 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 ऐसे रहेगा, यहाँ 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 इस तरीके से आकर के ये जो है थोड़ा सा यहाँ कर दिया कॉर्नर, ये नेगेटिव जाएगा, ये और इस तरह से यहाँ ऐसा आ जाएगा, ये इस शेप का लगभग आएगा आपका, ये लगभग ऐसा हो जाएगा ये। तो ये न्यूक्लियर फोर्स का वेरिएशन है देखो डिस्टेंस के साथ साथ। और यहां पर आपको क्या दिख रहा है,
कि जब डिस्टेंस लगभग देखो, ये मैंने 10, ये डिस्टेंस मैंने सारे आर जो लिया है वो फर्मी में लिया है, इन एफएम फर्मी में लिख देता हूँ, फर्मी मीटर 10⁻⁻15 में लिया है ये डिस्टेंस सारे आर जो लिए हैं, और फोर्स न्यूटन में ले लिया मान लो। तो इसमें क्या हो गया कि जैसे हम इसमें डिस्टेंस देखो यहां से यहां के बाद जैसे क्या दिख रहा है, जैसे डिस्टेंस इसका इंक्रीज कर रहा है ना, तो जैसे जैसे इसका डिस्टेंस डिक्रीज कर, अच्छा ये कुछ फोर्स नीचे का मतलब फोर्स नेगेटिव अट्रैक्टिव, नेगेटिव फोर्स ऊपर मतलब रिपल्सिव। तो ये है कि जब डिस्टेंस लगभग 10 फर्मी से ज्यादा है तो फोर्स तो है बहुत कम है, लगभग 0 के आसपास ही है ये, और स्लाइटली मतलब स्लाइटली अट्रैक्टिव है, बहुत कम अट्रैक्टिव, मतलब 0 ही मान लो, फिर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के सामने कुछ भी नहीं है ये मान लो आप। तो जैसे ही डिस्टेंस 10 फर्मी से ज्यादा हो गया ये स्लाइटली अट्रैक्टिव चला गया, बिल्कुल 0 के आसपास चला गया, पास आना शुरू हुआ, बिकम्स मोर एंड मोर अट्रैक्टिव, मोर एंड मोर अट्रैक्टिव, मोर एंड यहां पर आकर के ये सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। और फर्दर, और ये न्यूक्लियन है, ये न्यूक्लियन 1 और 2, 1 और 2 पास में आ रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, ये न्यूक्लियन है मान लो, पास में आ रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, और जैसे ही ये पास आने लग गया एक सर्टेन डिस्टेंस दोबारा से इंक्रीज, मोर एंड मोर अट्रैक्टिव, मोर एंड मोर अट्रैक्टिव, मैक्सिमम पहुंचा पीक पे, मैक्सिमम अट्रैक्टिव डिस्टेंस पे आकर के, और कम करेंगे ना तो घटना शुरू हो जाएगा, और लगभग ये 0.08 फर्मी पे दोबारा से ये फोर्स क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली 0 हो जाएगा, एग्जैक्टली, यानी यार मान लो यहां से आते आते यहां पर आकर के ये दूर बिल्कुल ये 0.8 फर्मी है, 0.8 एफएम ले लिया, इस डिस्टेंस पे आकर के ये क्या हो गया, दोबारा से 0 हो गया, और अगर पास लाएंगे तो अब ये अट्रैक्टिव नहीं, ये अब रिपल्सिव हो जाएगा, रिपल्सिव हो जाएगा, और स्ट्रांगली रिपल्सिव हो जाता है, स्ट्रांगली रिपल्सिव। इसीलिए कहते हैं चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि अट्रैक्टिव भी है, रिपल्सिव भी है, नहीं भी लग रहा है तो चार्ज पे तो डिपेंड नहीं कर सकता ना ये, है ना। तो ये इस तरह से ग्राफ में वेरिएशन आता है। हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि अगर स्टेबल न्यूक्लियस है तो उसके अंदर जो न्यूक्लियस होते होंगे वो एवरेजन इस डिस्टेंस पे होते होंगे, क्योंकि इससे दूर जाएगा पास खींच लेगा, पास आएगा तो धक्का मार देगा, यानी ये क्या है, ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को दिखा रहा है, दिस इज अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब देखो जहां फोर्स वेरी करेगा वहां पर एनर्जी भी वेरी करेगी ना, तो जहां फोर्स वेरी करेगा वहां एनर्जी भी वेरी करेगी, तो यहीं पर मैं इसके ऊपर ही बना देता हूं, चलो ऊपर ही इसके मैं एनर्जी का ग्राफ बना देता हूं, और ये थोड़ा सा इसको मैं हटा देता हूं, नोट कर लिया होगा उम्मीद करता हूं, तो इसको साथ साथ में नोट करते रहना, मैंने कई बार बताया बोर्ड थोड़ा मेरा छोटा है तो इसीलिए थोड़ा सा हो नहीं पाता। तो इसी के ऊपर मैं यहीं पर चलो इसी को आगे एक्सटेंड कर दूं, ये ग्राफ ले लिया, ये मैंने यहां से ले लिया, और ये ले लिया, वही डिस्टेंस का ग्राफ है, और ये मैंने ले लिया मान लो एनर्जी। तो यहां पर ये ध्यान रखेंगे जो वेरिएशन है, अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब नेगेटिव एनर्जी और रिपल्सिव फोर्स का मतलब पॉजिटिव एनर्जी। तो रिपल्सन कहां शुरू हो गया भाई, यहां शुरू हुआ ना, है ना। तो जहां पर ये है जाएगा, इससे पहले नेगेटिव फोर्स का मतलब अट्रैक्टिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, अट्रैक्टिव फोर्स, नेगेटिव एनर्जी। तो क्या होगा, यहां तक जहां तक नेगेटिव फोर्स है वहां तक क्या होगा, ग्राफ नेगेटिव में जाएगा, और कैसा जाएगा, ये इस तरीके से, ये ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, यहां में ये फिर हो गया, ये देखो ये ऐसा बन जाएगा आगे, यानी 0.8 डिस्टेंस, ये देखो ये एनर्जी का वेरिएशन है। एनर्जी मान लो हमने ले ली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, MeV में ले ली, और इस तरीके से ये ग्राफिकल वेरिएशन दिखा रहा है कि कैसे जो है एनर्जी वेरी करेगी विद द वेरिएशन ऑफ द डिस्टेंस। तो जहां तक फोर्स नेगेटिव है वहां तक एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी, और जैसे ही फोर्स हो जाएगा पॉजिटिव, है ना, रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा, तो क्या होगा, ग्राफ जो है फिर पॉजिटिव में चला जाएगा। तो यहां तक का अट्रैक्टिव फोर्स, तो क्या होगा, यहां तक एनर्जी जो होगी वो नेगेटिव में होगी। कहां तक एनर्जी नेगेटिव में होगी, एनर्जी कहां तक, ये ग्राफ सही बनाया है क्या, थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं इसको। जहां तक फोर्स है नेगेटिव, तो नेगेटिव फोर्स का मतलब होता है नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे ही नेगेटिव फोर्स कहां तक है, यहां पर है, तो एनर्जी नेगेटिव है, उसके बाद पॉजिटिव हो गया
तो ये देखो ये, हाँ तो मतलब ठीक है। तो नेगेटिव फोर्स का मतलब क्या है? नेगेटिव फोर्स का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब क्या होता है? नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी। और उसके बाद अगर आप देखो एक चीज कि यहां पर देखो क्या हो रहा है, यहां पर फोर्स 0 है ना। अच्छा मैं इसका ग्राफ का अगर मैं स्लोप बनाऊं, इसका स्लोप बनाऊं स्लोपर वाले का, तो आपको पता है ना कि एनर्जी क्या होती है, फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, F इंटू आर। तो F बाई आर इक्वल टू एफ, U बाई आर इक्वल टू एफ, U बाई आर इक्वल टू एफ। तो जैसे U बार आर आएगा मतलब इसको du बाई डी आर भी कह सकते हो। तो ये हो गया y और ये हो गया x, ये हो गया स्लोप, स्लोप। और यहां पर अगर देखोगे इसका स्लोप क्या होगा, देखो ये हो गया स्लोप, ये लाइन अगर मैं ड्रॉप करूं ये इसका स्लोप हो जाएगा। ये क्या है? du बाई डी आर है, ये du बाई डी आर। और जब ये du बाई डी आर है यानी कि ये हो गया किसके इक्वल? f के इक्वल हो गया। और यहां पर f क्या है? यहां पर f क्या है? 0। यहां स्लोप क्या है? 0। स्लोप क्या है? 0। जहां पर स्लोप होगा 0 वहां पर फोर्स भी होगा 0। समझ में आ गया? तो इसका मतलब जहां पर फोर्स 0 है वो किसको दिखा रहा है? वो दिखा रहा है कि सिस्टम सबसे ज्यादा वहां पर स्टेबल है, स्टेबल इक्विलिब्रियम को दिखाता है। और स्टेबल इक्विलिब्रियम पे जो एनर्जी होती है वो मिनिमम होगी, मिनिमम एनर्जी स्टेट को न्यूक्लियॉन एक्वायर करके रखेगा। तो ये दोनों में मैंने रिलेशन बताया कि कैसे फोर्स और एनर्जी वेरी करती है। जहां पर पोटेंशियल एनर्जी होती है मिनिमम वहां पर फोर्स होता है 0, क्योंकि यहां पर हम स्लोप भी बनाएंगे, लाइन खींचेंगे तो डिस्टेंस के एक्सिस के पैरेलल आएगा। यानी कि इसका स्लोप है 0 तो इसका स्लोप हो गया ये, इसको कर दूंगा 0, इसका मतलब f इक्वल्स टू 0, तो यहां पर f आएगा 0। समझ में आ गया? तो ये इस तरीके से जो न्यूक्लियर फोर्स है वो डिस्टेंस के साथ साथ वेरी करता है। और हमने एक और चीज क्या देखा कि जब एनर्जी होगी मिनिमम तो फोर्स होगा 0, है ना। तो यानी अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब होता है, अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब होता है एनर्जी जो होगी आपकी वो नेगेटिव में होगी, ये ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद देखो ये वेरिएशन है। अच्छा इसमें एक और प्रॉपर्टी है न्यूक्लियर फोर्स की, और वो न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी क्या है पता है? ये हमेशा नियरेस्ट नेबर्स के बीच में लगता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी इसकी कि इट ऑलवेज एक्ट बिटवीन नियरेस्ट पेयर। जो नियरेस्ट पेयर है हमेशा उसके बीच में एक्ट करेगा। जैसे मान लो एक न्यूक्लियॉन सराउंडेड है बहुत सारे न्यूक्लियॉन से, सराउंडेड है, ये सारे न्यूक्लियॉन्स है। तो ये नहीं है कि ये उछल के इसके फोर्स लगा देगा, ये उछल के इस पे फोर्स लगा देगा यहां पर जो है, ऐसे नहीं। बस इसका संबंध अपने पड़ोसी से, अगले वाला घर किसका है उससे उसके वाले का इसको मतलब नहीं है। समझ में आ गई बात? तो ये हमेशा नियरेस्ट पेयर के बीच में लगता है। जो भी इसके नियरेस्ट होंगे उनके साथ ये न्यूक्लियर फोर्स लगाएगा, बाकी सबसे इसको मतलब नहीं है। तो न्यूक्लियस के भी अंदर न्यूक्लियर फोर्स सारे एक न्यूक्लियर नहीं सबके साथ फोर्स लगा रहा है, किनके साथ लगा रहा है? जो उनके सबसे नियरेस्ट है उनके साथ लगा रहा है। समझ में आ गया? अब इसमें एक और चीज मैंने बताया कि भाई इक्विलिब्रियम का मतलब वही हुआ ना कि जो दोनों फोर्स बराबर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स दोनों बराबर होंगे, है ना। तो जितने भी एक ऑब्जेक्ट, एक चार्ज पे, न्यूक्लियन पे जितने भी न्यूक्लियर फोर्स लग रहा होगा, वो इक्वल और ऑपोजिट होगा किसके? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, जो प्रोटॉन के बीच में लग रहा होगा खाली। समझ में आ गया? तो ये इस तरह से इक्विलिब्रियम के स्टेट को मेंटेन करके रखता है। और ये हमने न्यूक्लियर फोर्स के बारे में कुछ समझा कि न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। इस प्रॉपर्टी को कभी कभी सैचुरेशन प्रॉपर्टी भी कहते हैं, जो नियरेस्ट पेयर के बीच में लगता है। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी हो गई खत्म न्यूक्लियर फोर्स की, और हमने समझा कि न्यूक्लियर फोर्स लगता क्यों है। और अगर मान लो न्यूक्लियस के बीच में न्यूक्लियर फोर्स है कम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ज्यादा, तो फिर वो अंदर क्यों रहेगा? फिर तो वो दीवार तोड़ के फांद जाएगा। फांदना पड़े, तोड़ना पड़े, तोड़ ताड़ के बाहर निकल गया, फिर उसको आप बांध के नहीं रख सकते। समझ में आ गया? और जब ऐसा होता है तो एटम का न्यूक्लियस, या एटम को हम कहते हैं कि एटम तो रेडियो एक्टिव हो गया। क्या हो गया? एटम का न्यूक्लियस, या न्यूक्लियर प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, बोलते तो एटम है लेकिन रेडियो एक्टिव तो न्यूक्लियस होता है। तो हम कहते हैं कि एटम नहीं रहा भाई, अब ये तो बिगड़ गया, ये तो रेडियो एक्टिव हो गया।
समझ में आया? तो जब न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियॉन्स को बांध करके नहीं रख पाता तो हम कहते हैं कि अब ये बौरा गया, अब ये रुकने वाला नहीं है, अब ये टूटेगा, अब ये क्या करेगा, अब ये डिसइंटीग्रेट करना शुरू कर देगा। और इसी को हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अब देखो, जो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी है, एक तो मैंने बताया कि भाई न्यूक्लियर फोर्स के वजह से ही होता होगा, अब फोर्स से एनर्जी भी तो आती होगी। अब उसके अलावा देखो, में एक टॉपिक है, ये हमारा न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी कि ये कौन कौन सी चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो बताया कि न्यूक्लियर फोर्स जो उसको बांध के रखता है, इसके अलावा भी आपको कुछ चीजें मैंने बताई थी, जो चीजें जिसके एक आपको याद होगा, लास्ट लेक्चर में हमने पहले जो हमने न्यूक्लियर पढ़ा था, है ना, जिसमें हमने पढ़ा था क्या चीज, जिसमें हमने इसके लास्ट वाले लेक्चर में हमने बाइंडिंग एनर्जी पढ़ा था। बाइंडिंग एनर्जी पढ़ा था ना, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। और वहां पर आपको यह बताया था कि जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी होती है पर न्यूक्लियॉन, उसको देख करके हम बता सकते हैं कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है, किसका न्यूक्लियस। और हमने देखा था कि जिस भी एटम का न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर 20 और 120 के बीच में है लगभग, इसके, है ना, वो क्या होते हैं, सॉरी मास नंबर, जिनके मास नंबर 20 से लगभग 120 के बीच में होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो सारे के सारे ज्यादा स्टेबल होते हैं। उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा होती है ना। तो यहां पर कुछ फैक्ट्स हैं जो ऑब्जर्व किए गए हैं कि न्यूक्लियर जो स्टेबिलिटी है किसी भी न्यूक्लियस की, वो कौन कौन सी चीजों पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहला फैक्टर तो मैंने बताया था आपको, हमने देखा भी था कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ये तो इसमें हमने क्या देखा था कि मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन more stable is the nucleus of atom, more stable of nucleus of atom, and vice versa. इसका मतलब क्या है कि जिस भी एटम के न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा होगी, वो ज्यादा स्टेबल होगा, वो बांध के रख सकता है, वो एनर्जी है उसके पास, बाहर नहीं निकलने देगा। और जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है कम, वो बाहर निकल जाएगा। और हमने क्या देखा था कि लगभग 20 से 120 के आसपास के जो एटम्स होते हैं, जिनका मास नंबर इतना होता है, ये सबसे हाईली स्टेबल होते हैं इस नेचर के अंदर, और बाकी अनस्टेबल होते हैं लगभग। ये समझ में आ गया। अब उसके बाद देखो यहां पर जो हमने ये करा, एक फैक्टर ये देखा हमने, दूसरा और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जिस पर जो देखा गया है कि न्यूक्लियर जो स्टेबिलिटी होती है उन चीजों पर डिपेंड करती है। जैसे उनमें से एक फैक्टर है न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो। जो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो है, ये चीज यानी कि N/P, ये जो N/P है ना, इस पर भी न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, ये भी एक ऐसी चीज है जिस पर देखा गया है कि न्यूक्लियर स्टेबिलिटी इनकी वैल्यू पर भी डिपेंड करता है, इनके रेशियो पर भी डिपेंड करता है। और वो कैसा करता है, देखो वो करता है ऐसे। तो एक को हम कहते हैं, यहां जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये है न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो का ग्राफ। अब देखो करा क्या कि हमने नेचर के अंदर देखे भाई कौन कौन से एटम्स ऐसे हैं जो रेडियो एक्टिव नहीं है या जो डिसइंटीग्रेट नहीं होते, स्टेबल होते हैं जिनके न्यूक्लियस, तो उनको वो एटम सेलेक्ट किए
और सेलेक्ट करने के बाद इनके बीच में ग्राफ ड्रॉ कर दिया, और ग्राफ किसके बीच में है, नंबर ऑफ यहां ले लिया हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और यहां ले लिया नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो दोनों एक्सिस पे हमने, एक एक्सिस पे ले लिया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और दूसरे एक्सिस पे ले लिया नंबर ऑफ प्रोटॉन, और यहां रखते हैं नंबर 10। नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब एटॉमिक नंबर भी समझना, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, इस तरह से 80, उसके बाद 90, ये अगर ले लिया ऐसे हमने 10 का ले लो इंटरवल, ले लिया हमने यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20, 21, अरे क्या ले लिया, 80, 90 नहीं, 10 का ले रहे हैं, 90, 100, 120 ऐसे ले लिया, और ये हमने इंटरवल ले लिया 10 का ले लिया, 10 का, और ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गए, नंबर ऑफ क्या हो गए, प्रोटॉन्स हो गए। अब क्या करते हैं, देखो मैंने क्या बताया कि हमने कुछ नंबर ऑफ ऐसे एलिमेंट ढूंढे, ऐसे एटम्स देखे जिनके न्यूक्लियस स्टेबल है, और उसको यहां पर हमने क्या किया, उसको यहां पर देख लिया कहां पर क्या है। अच्छा, इसमें अगर भाई ये रेशियो निकाल रहे हैं n/p का, इसका स्लोप होगा n/p, तो अगर n और p इक्वल है तो ग्राफ कैसा आएगा, ये ग्राफ बिल्कुल सीधा आएगा, मान लो इस तरह से आएगा। अगर n और p दोनों इक्वल है नंबर ऑफ एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल है, तो रेशियोज का ये ग्राफ ऐसे सीधा आएगा, इस तरह से आएगा। अब क्या किया, ऐसे मैंने बताया एटम्स ढूंढे जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ जिसमें जो ऐसे एटम्स ढूंढे जो ज्यादा स्टेबल थे जिनके न्यूक्लियस, और उनको देखा वो कहां पर आ रहे हैं। तो जब ये इनको हमने डॉट किया भाई, जिसके नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन उनके क्या थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या थे, मान लो कार्बन है, कार्बन C612 होता है, तो इसमें 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है, इस तरह से ना 6, तो इसका मतलब 1, यानी उसका ये पॉइंट मान लो यहां पर आ गया, यहां आ गया, ऐसे नाइट्रोजन का हो गया, ऐसे ऐसे आगे आ गया, इस तरह से। तो ये देखा गया कि ये 20 तक आ रहे हैं ऐसे एटम, 20 तक जो आ रहे हैं, अप टू 20, यहां तक जो सारे एटम्स हैं लगभग इसी लाइन के ऊपर आ रहे हैं, यानी कि वो सारे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर 20 से कम है, 20 से कम है, तो वो एटम्स ऐसे थे, उनमें से एटम्स ऐसे जो स्टेबल थे, उनमें खास बात है कि वो एटम्स इसी लाइन पे आ रहे थे, वो इसी लाइन पे आ रहे थे, मतलब उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल था। कौन से एटम्स में, 20 से कम, जिनका एटॉमिक नंबर Z 20 से कम था, उनमें वो एटम्स जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल थे, वो ज्यादा स्टेबल मिले, या वही एटम्स स्टेबल मिले, उनके ही न्यूक्लियस स्टेबल मिले। तो नेचुरल सी बात है, वो एटम्स जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल है, वो स्टेबल दिखे होंगे जिनका 20 से कम है ना, तो वो इस लाइन पे आ जाएंगे, इसी लाइन पे आएंगे, 20 तक जो आएंगे उसी लाइन पे आएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि लो मास नंबर एटम्स में जिनका मास नंबर 20 से कम था, उन एटम्स के अंदर वो एटम्स स्टेबल थे जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल था, यानी उनका रेशियो था 1। हम सिर्फ वही एटम ले रहे हैं जो स्टेबल है, उसी को यहां पर ग्राफ पे बना रहे हैं। यहां कहां रहे उस ग्राफ पे, कहां है उसका पॉइंट, तो जो स्टेबल एटम थे ना 20 से पहले, वो उस लाइन पे आ रहे थे सारे, यानी उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल था। अब क्या बात आती है, जैसे ही उनका मास नंबर एटॉमिक नंबर 20 से ज्यादा होता है, यानी उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 20 से ज्यादा होते हैं, तो अब ये पाथ से, स्ट्रेट लाइन पाथ से, वो एटम्स जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो उनका है ना, वो इस लाइन से डेविएट होना शुरू हो गया। अब उसके बाद क्या देखा गया, जो जिनका एटॉमिक नंबर 20 से ज्यादा था, अब उसके वो कौन कौन से स्टेबल, वो कौन कौन से न्यूक्लियर एटम थे, तो जो भी एटम्स थे वो यहां पर हमने उनके पॉइंट्स बना दिए। तो वो इस तरह से आया, इस तरह से कोई रफली आ जाएगा, और इस तरह से ये आगे, इस तरह से आगे, इस तरह से आगे, इस तरह से आगे,
यानी हम अगर इसको रफली बनाए ना एक चीज, इसको लाइन खींच देता हूँ यहाँ से, इसको छोड़ा, यहाँ से क्या किया, यहाँ से इस तरीके से एक बन गया ये। अब उसके बाद ये डॉटेड लाइन कर देता हूँ इसके, यानी कि ये यहां से कर देता हूं डॉटेड लाइन। यानी कि ये जो हम बना रहे हैं कौन से एटम्स यहां पर हम शो कर रहे हैं, जो स्टेबल है, और जो 20 से कम जिनका मास नंबर है वो इधर है, यहां पर आए, यानी उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल थे, जो स्टेबल थे। अब उसके बाद वो एटम्स ज्यादा स्टेबल थे जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा थे, यानी वो इस गैप, वो उनके वो इसमें आए, इसमें लगभग मान लो ये हो गए ये। अब ये बाउंड्री फिक्स नहीं है, ये लगभग तो रफ पैच है, तो ये मैंने ऐसी लाइन खींच दिया है इस तरह से। तो अब जो ये सारे एटम्स है वो ज्यादा स्टेबल है, ये सारे एटम्स ज्यादा स्टेबल है। 83 तक ऐसा देखा गया, 83 के बाद लगभग सारे क्या है, रेडियो, जिनका एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा है वो सारे उसके बाद सारे लगभग वो रेडियो एक्टिव है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है ना, यहां से लेकर यहां तक ये जो एटम्स है ये अब ज्यादा स्टेबल है, ये नहीं जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन यानी कि 20 के बाद वो एटम स्टेबल नहीं मिले, जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल थे। कौन से मिले ज्यादा स्टेबल, जो इसके ऊपर थे, यानी इस गैप में लगभग आ रहे थे, इसमें आ रहे थे, वो एटम के न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल मिले, यानी कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा था नंबर ऑफ प्रोटॉन से, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा था नंबर ऑफ प्रोटॉन से। अब इसको सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ होगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा था, तो ये जो वेरिएशन था ना, ये था 1 से लेके लगभग 1.8 के आसपास, ये यानी कि जो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो था लो मास नंबर के एटम्स के लिए, तो वो थे जिनके एन और पी इक्वल थे 20 तक। उसके बाद वो थे जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा थे नंबर ऑफ प्रोटॉन से, और ये भी रेशियो बढ़ते बढ़ते 1.8 से ज्यादा नहीं गया। या मान लो ये रीजन जो आ रहा है ना इधर, ये मोर देन, इसमें जो एन बाई पी है ये मोर देन 1.8 है, समझ में आ गया, ये उससे ज्यादा नहीं थे। जो स्टेबिलिटी कर्व गया उससे ऊपर नहीं गया, मतलब ये 1.8 के आसपास आया, तो इसका मतलब ये थे। अब इसके बाद आती है, देखो भाई ऐसा क्यों हुआ होगा, अगर हम सोचें कि भाई इनमें जो हाई मास नंबर के एटम्स हैं उसमें वो एटम्स ज्यादा स्टेबल क्यों मिले जिसमें एन पी से ज्यादा था, या एन बाई पी का रेशियो, एक भी हम बोल सकते हैं ना, एन बाई पी का रेशियो ज्यादा था किससे, 1 से। तो ऐसा क्यों हुआ होगा, देखो ऐसा है, जब न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करेंगे तो उनमें रिपल्सिव फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी एक दूसरे को तेजी से मारे, कोई इधर मार रहा है, 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 और मार से क्या कर रहे हैं सारे, एक दूसरे को भगा रहे हैं, एक दूसरे से भगा रहे हैं, है ना, भगा रहे हैं ना। अब भगाने तो क्या होगा, अब उनको बांधने के लिए भी कोई चाहिए, तो न्यूक्लियस कहता है वैसे तो सारे भाग जाएंगे, मैं अपनी स्टेबिलिटी कैसे करूं, उनको पकड़ कैसे रखूं, कैसे पकड़ूं उनको मैं, तो पकड़ने के लिए क्या कहता है, ले एक उस्ताद को बुलाता हूं, उसने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ने शुरू कर दिए ज्यादा, है ना, और जैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ने शुरू हो गए तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अब क्या कर रहा है, जो न्यूक्लियर फोर्स को बढ़ा रहा है, क्योंकि रिपल्सन तो अब होगा नहीं उनमें, तो वो न्यूक्लियर फोर्स को बढ़ा रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स को बढ़ा रहा है ना। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स जो और ज्यादा क्रिएट कर रहा है वो स्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि जब हाई मास नंबर के एटम्स होते हैं 20 से ज्यादा, तो उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा किस लिए होते हैं, जिससे कि रिपल्सन फोर्स तो उतना ही है, प्रोटॉन वो नहीं बढ़ रहा, वो तो उतना ही है, लेकिन एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन आने से क्या हो गया कि वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ गए, तो अट्रैक्टिव फोर्स अब क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो उससे क्या हुआ फिर, जो प्रोटॉन्स बाहर भाग रहे थे, न्यूक्लियस बाहर भाग रहे थे, उनको रोकने की ताकत आ गई। लेकिन इसमें भी एक चीज है कि ज्यादा अगर कर देंगे तो क्या होगा, ज्यादा कर देंगे तो क्या होगा भाई, खींचना शुरू कर देगा इतनी तेजी से ना, ये पिचका देगा, पकड़ के पिचका देगा, फिर वही बात आ जाएगी, जब पिचका देगा पकड़ के, तो क्या होगा, न्यूट्रॉन पास आने शुरू हो जाएगा, पास कब तक पास आए, कब तक एक जाएगा, फिर रिपल्सन शुरू हो जाएगा, प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स बढ़ नहीं जाएगा क्या, फिर दोबारा से, है ना, तो फिर वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, पास तो आते हैं लेकिन एक सर्टेन डिस्टेंस से फिर ज्यादा इनको पास आने नहीं देता होगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इतने ही आते होंगे एक्स्ट्रा कि बस उसको बैलेंस करने का काम आ जाए, क्योंकि अगर इम्बैलेंस कर देगा तो फिर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा हो जाएगा, है ना, कम होगा तो रिपल्सिव फोर्स ज्यादा, तो भागेगा, ज्यादा हो जाएगा तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा और पास आ जाएगा, तो दोनों ही गड़बड़ है। इसीलिए यहां पर क्या देखा गया कि 1.8 अगर रेशियो से ज्यादा होता है तो फिर वो दोबारा से रेडियोएक्टिव हो जाते हैं, फिर वो रेडियोएक्टिव एलिमेंट इधर चले जाते हैं, समझ में आ गया। तो ये एक स्टेबिलिटी कर्व है, इसको हम क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ
इसको बोलते हैं वैली ऑफ स्टेबिलिटी, वैली ऑफ स्टेबिलिटी कहते हैं इसको भैया, वैली ऑफ स्टेबिलिटी। तो इससे आपने क्या सीखा, जो एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर 20 से कम होते हैं उनमें वो एटम कभी भी रेडियो एक्टिव नहीं होते। देख लो ना, मैं आपको एग्जांपल ही बता दूं, देखो देखो एक और एग्जांपल लेते हैं तो क्या प्रूफ कर देते हैं भाई इसको। देखो देखो वो एटम्स देखो जिनमें, जैसे मान लो मैंने लिया एक हीलियम, हीलियम लिया, हीलियम का क्या होता है, 2 और 4 होता है ना, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, हो क्या ना, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, रेशियो क्या है 1:1, स्टेबल है ना। ऐसे आ जाओ आप उस पर हाइड्रोजन पे आ जाओ, हाइड्रोजन में क्या होता है 1 और 3 ऐसा हो गया, हाइड्रोजन 1 ये रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव। इसमें क्या होगा देखो, अब इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो होने का, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गया 2, पी हो गया आपका 1 इसमें, और एन हो गया आपका 2, तो रेशियो क्या होगा भाई 2:1, ज्यादा हो गया ना 1 से, रेडियो एक्टिव हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया। कार्बन ले लो आप, कार्बन, कार्बन लो, कार्बन, कार्बन के देखो ना बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, कार्बन होता है C612, C612, अब C612 में क्या होगा, प्रोटॉन होगा 6, न्यूट्रॉन होगा 6, है ना, प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 6, तब तो 12 हुआ। अब उसके बाद रेशियो करो N/P 6/6/6 यानी कि 1, इसी लाइन पे है, इसी लाइन पे है। अगर मैं इसी में ले लूं एक C14, रेडियो एक्टिव होता है मेरे पास, सी मेरे लाल, सी मेरे लाल, ये होता है रेडियो एक्टिव। क्यों होता है रेडियो एक्टिव, देखो P कितना हो गया 6, एंड कितना हो गया 8, 6/8/6 ग्रेटर देन 1 कर देते हैं भाई, डिवाइड करने की जरूरत क्या है, कर्व पे नहीं है, कर्व पे नहीं है, रेडियो एक्टिव है, स्टेबल है। हाँ ये क्या है, स्टेबल है, स्टेबल है ना। ऐसे ही और भी एग्जांपल हमने देखे। तो जो इस वैल्यू पे आ रहे हैं, या उसमें जो जिनका 20 से कम है, अगर वो इस लाइन पे आ रहे हैं तो क्या है, फिर वो स्टेबल है। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर स्टेबिलिटी कर्व, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर स्टेबिलिटी कर्व। समझ में आ गया होगा कि लो मास नंबर में कौन स्टेबल है कर्व के हिसाब से, जिनके एन और पी इक्वल है, 20 से कम, 20 के बाद जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल है। क्यों होंगे उसमें पता है ना, अभी समझाया था, याद रखना। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई देखो, कोई भी एटम आपने स्टेबल नहीं देखे होंगे, कोई ढूंढ के देखना आप पीरियोडिक टेबल में, या सोच के देखना केमिस्ट्री में हो गया, जिनका जो इससे इधर आते हैं, कोई भी एटम आपको स्टेबल नहीं मिलेंगे, ये पूरा का पूरा अनस्टेबल है, अनस्टेबल। इस रीजन में जो भी आ रहे हैं, इस रीजन में जो भी होंगे, यानी जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा, कभी भी स्टेबल नहीं होंगे, या जो इसमें होंगे थोड़े बहुत, रेयरली होंगे लेकिन होंगे थोड़े बहुत, वो भी अनस्टेबल होंगे। तो ये अनस्टेबल, अगर मैं इसमें यही कर्व में बना दूं, तो कर्व में अगर मैं लिख दूं, इस कर्व को नोट कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है। तो इधर क्या हो गया, ये रीजन क्या हो गया, मैं ऐसे लिख देता हूं यहां पर, चलो। तो इस इधर हो गया आपके ये होंगे आपके अनस्टेबल, अनस्टेबल एटम। इधर भी क्या होंगे, अनस्टेबल एटम, बीच में ये स्टेबल एटम, स्टेबल एटम, स्टेबल एटम, एटम्स, 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 ये हो गया। तो ये एक स्टेबिलिटी कर्व है, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी कर्व। इसको क्या बोला है मैंने, क्या बताया था इस कर्व को, इसको क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी बोलते हैं। तो इस तरीके से ये हमने एक स्टेबिलिटी कर्व बनाया। समझ में आया, समझ में आया, आइए बढ़े। अब देखो क्या होता है कि जो एटम्स के न्यूक्लियस इस सिचुएशन में होते हैं या इस सिचुएशन में होते हैं, ये नेचर का नियम है, प्रकृति का नियम है कि कोई भी चीज अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करती है, किसी तरीके से करे स्टेबल करने की कोशिश करती है। पैसा कम है, कमाने की कोशिश करते हैं,
करते हैं ना, भूख लगी है खाना खाने की कोशिश करते हैं ना, यही इसके पास है। जितने भी ये अनस्टेबल एटम होते हैं, ये अनस्टेबल तो रहने की कोशिश नहीं करेंगे ना, तो ये क्या करते हैं, ये अपने आप को इस वैल्यू में लाने की कोशिश करते हैं। और ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये ऐसे कर सकते हैं अपने अंदर न्यूक्लियॉन्स को चेंज करके। अब कैसे देखो, अगर कोई इस रीजन में आ रहा है, इसका मतलब ये है इसमें मतलब जो इससे इधर आ रहा है, मान लो इस लाइन के इधर आ रहा है, इस लाइन के इधर मान लो ऐसा है, तो उसके लिए जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है ज्यादा होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से, है ना। तो वो क्या करेगा, इस तरीके की कोई कलाकारी करेगा कि उसके अंदर प्रोटॉन के नंबर कम हो जाए। और जब प्रोटॉन के नंबर कम हो जाएंगे तो कर्व अपने आप इसमें चला जा सकता है ना। अगर मान लो कुछ ऐसे भी होंगे जो इसके ऊपर होंगे, है ना, तो वो कभी कभार क्या करेगा, अपना ऐसा करेगा कि न्यूट्रॉन कम करने की कोशिश करेगा जिससे इसमें आ जाए, करेगा ना। या अपने आप जो पॉजिटिव चार्ज है थोड़ा सा अपना बढ़ाएगा, वो इस तरीके से, जो ऐसे हम देखेंगे किस तरीके से बढ़ा सकता है अपने पॉजिटिव चार्ज को, वो बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके से फिर वो इसमें आने की कोशिश करेगा। नहीं, कुछ भी करे वो अपने स्टेबिलिटी रीजन में आने की कोशिश करेगा। इसीलिए वो एलिमेंट्स जो इधर होते हैं या इसके इधर होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। और रेडियो एक्टिविटी में क्या होती है, वो कुछ तरह के रेज को एमिट करते हैं, पार्टिकल को एमिट करते हैं। जैसे अल्फा पार्टिकल, जैसे बीटा पार्टिकल भी दो तरह का होगा, बीटा प्लस बीटा माइनस। बीटा प्लस को कभी कभी हम पॉजिट्रॉन कहते हैं, तो बीटा पार्टिकल निकलेगा। कभी कभी वो इलेक्ट्रॉन की कैप्चर कर लेगा, वो इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेगा। तो ये चीजें जो अल्फा एमिशन होता है या बीटा एमिशन होता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है, वो किस लिए होता है, किन में होता है, जो रेडियो एक्टिव होते हैं, जो इनमें होते हैं। और वो अपने आप को इनमें लाने की कोशिश करते हैं ये प्रोसेस करके। तो अगले लेक्चर में हम यही करेंगे, रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि अल्फा एमिशन से क्या होता है। अल्टीमेट तो समझ में आ गया, इसमें आने की कोशिश करेंगे, कोई भी चीज हो इस अपने बाउंड्री मानने की कोशिश करेगा, तभी तो स्टेबल होगा वो। तो क्या करते हैं फिर वो इस तरीके से अल्फा को एमिट करके, बीटा को एमिट करके, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन इस तरह से एमिट करके वो बीज रीजन मानने की कोशिश करते हैं। तो अगले लेक्चर में हम यही देखेंगे कि जो रेडियो एक्टिविटी होती है उसमें जो अल्फा रेज, बीटा रे और ये गामा भी निकलता है, वो क्यों निकलता है वो भी सोचेंगे। तो ये सब चीजें जब होती है तो क्या होता है, न्यूक्लियस स्टेबल होने की कोशिश करता है। ये सब चीजें एमिशन हम देखेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय। और क्या करना है, समझ में आया हो ये सब चीजें, अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो तो क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, खुद भी सीखना है, दूसरों को भी सिखाना है। और टाटा।